एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो आपका एचटेट का फेवरेट टॉपिक है। और हर बार आपके एग्जाम में अगर मैं कॉमन पार्ट की बात करूं तो एक, और अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं तो वहां पर इससे आपसे 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी यानी कि जिन भी स्टूडेंट का हिंदी सब्जेक्ट है उसमें आपके उपसर्ग या प्रत्यय से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं बेटा जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। अब यहाँ पर शब्दांश शब्द का प्रयोग क्यों किया है, आप जब इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तब आप समझ जाओगे। तो यौगिक शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। जैसे मैंने आप लोगों को तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ करवाया था। तो उसमें जो आपके जो यौगिक शब्द आते हैं, कौन से शब्द आते हैं बेटा? यौगिक। जो यौगिक शब्द आते हैं उनकी रचना 4 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है, जिसमें आपके उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आते हैं, और शब्दों के योग यानी समास वहां पर आते हैं। किसमें? यौगिक शब्दों की जब हम रचना करते हैं तो उसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, और शब्दों से योग, शब्दों के योग से जो बनते हैं यानी कि समास। शब्दांश क्या होते हैं? कि शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होते। सबसे पहले तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि आपके जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो शब्द नहीं होते, क्योंकि वो किसी शब्द के अंश होते हैं। पहले भी बता दिया था मैंने, शब्दांश यानी कि उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, यह वाक्य में अकेले प्रयुक्त नहीं होते, अर्थात इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने लिख दिया समाचार, आप लोग डेली समाचार देखते भी होंगे, अखबार को पढ़ते भी होंगे। तो जो ये समाचार यहाँ पर जो शब्द आया है बेटा, इसमें क्या है कि ये मूल शब्द यानी कि इसमें उपसर्ग है, और तभी ये क्या बना है, ये आपका समाचार शब्द बना है। इसमें कौन सा उपसर्ग आया है? इसमें सम क्या आया है? इसमें उपसर्ग आया है। फिर क्या आया है? इसमें आ उपसर्ग आया है, और फिर इसमें क्या आया है? चार क्या आया है? फिर ये शब्द आया है। यानी कि इस शब्द के आगे जब ये 2 उपसर्ग लगे हैं, ये शब्दांश लगे हैं, तब जाकर ये क्या बना है? आपका ये शब्द पूरा बना है। क्या बना है? समाचार। शब्दांश के 2 भेद होते हैं। जो शब्दांश होते हैं इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। शब्दांश ऐसे खंड को कहते हैं जो स्वयं तो सार्थक शब्द नहीं होते, किंतु अन्य शब्दों के आदि और अंत में जोड़कर भिन्न सार्थक शब्द बना देते हैं। क्या समझते हो यहाँ पर कि शब्दांश ऐसे खंड को कहते हैं जो स्वयं तो सार्थक शब्द नहीं होता, यानी कि जैसे कि सम है, परि है, उप है, नी है, कु है, ये क्या है? शब्दांश है, और इनका खुद का तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अन्य शब्दों के आदि, आदि यानी कि शुरुआत में क्या लगते हैं? उपसर्ग, और अंत यानी पीछे क्या लगते हैं? प्रत्यय। तो उस शब्दांश के साथ जुड़कर उस शब्द को क्या बना देते हैं? एक सार्थक शब्द बना देते हैं। जैसे प्रहार, हम लिखते हैं प्रहार, लेकिन इसमें मूल शब्द क्या है बेटा? हार। इसमें क्या है? मूल शब्द है। और पर यहाँ पे क्या है? इसमें पर क्या है बेटा? पर आपका उपसर्ग है। तो ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, और मूल शब्द के आगे या पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को और एक नया अर्थ दे देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके शब्दांश कहलाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे वी प्लस हार, हार में वी उपसर्ग जुड़ा है तो क्या बन गया है? आपका उपसर्ग बन गया है। दूध प्लस वाला, दूध वाला, और चढ़ प्लस आई, चढ़ाई, ये क्या लगे हैं यहाँ पर? जो ये आदि में शुरुआत में लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं वो आपके क्या होते हैं? प्रत्यय। इसमें प्र, वी वाला, आई, जो ये 4 यहाँ पे उपसर्ग या प्रत्यय लगे हैं, ये क्या है? शब्दांश है। अब आप लोग समझ गए कि शब्दांश क्या होते हैं, कि उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं वे शब्दांश हैं। किसी अर्थ किसी अर्थ में जब ये आगे या पीछे लगते हैं तो उस अर्थ को एक, उस शब्द को एक नया अर्थ दे देते हैं, एक नया रूप ये प्रदान करते हैं। उपसर्ग, अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, उप का अर्थ क्या होता है बेटा? निकट या पास में। और सर्ग का क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना या बनाना। जैसे कामायनी में कितने सर्ग हैं?
आपकी जो प्रिय प्रवास है उसमें कितने सर्ग हैं, आपका जो ये असाकेताय है उसमें कितने सर्ग हैं। तो यानी कि सर्ग अलग अलग भागों में बटा होना। सर्ग का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, सर्ग का अर्थ यहाँ पे होता है सृष्टि करना या बनाना। वे शब्दांश जो किसी शब्द का नया निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यह हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग के प्रकार, संस्कृत में इनकी संख्या 22 है, हिंदी में 13, उर्दू, अरबी और फारसी में 19 है और अंग्रेजी में कितनी है इनकी संख्या 6 है। देखते हैं आगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, जैसे आओ, आओ, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अनु, सम, सु, वि, निर, निस, दूर, दुस, पर, परा, प्रति, परि, उत आदि। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग में एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उपसर्ग में हमेशा जो आगे जो शब्द आता है, जिस शब्द से वो बना है, उस शब्द में, उस शब्दांश में हमेशा छोटी ई की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, छोटी ई की मात्रा। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं बेटा जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था समाचार का। समाचार में क्या है, सम क्या है, इसमें उपसर्ग है, आ क्या है, इसमें उपसर्ग है, और चार क्या है, इसमें मूल शब्द है। अनासक्ति, अन और आ से मिलकर शक्ति में क्या जुड़ा है, आपका अन और आ। निर्भिमानी, निर्भिमानी में जुड़ा है आपका निर और अभी। मैंने बताया था ना कि उपसर्ग में हमेशा छोटी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने अभी देखा, अभी में क्या है, छोटी की मात्रा है। प्रत्याकार, प्रत्याकार किससे बना है, प्रति प्लस आ, प्रति में भी क्या है, छोटी की मात्रा है। व्याकरण, व्याकरण से क्या, व्याकरण किससे बना है बेटा, वी और आ से मिलकर क्या बना है, व्याकरण बना है। निराकरण बना है आपका नी, और ये विसर्ग और आ से मिलकर क्या बना है, आपका निराकरण बना है। आगे देखते हैं प्रत्याघात, प्रत्याघात प्रति और आ से मिलकर बना है। अनियंत्रित जो है वो अ और नी से मिलकर बना है। तो आपसे कोई एक शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें एक से अधिक उपसर्ग या है या नहीं है। समालोचना, समालोचना में सम और आ उपसर्ग लगा है। असुरक्षित, असुरक्षित में क्या है, अ और सु क्या है, दो इसमें क्या है, उपसर्ग है। बात करें प्रत्युपकार, यानी कि प्रति और उप क्या है, इसमें दो उपसर्ग है। दुर्व्यवहार, दुर, वी और अव, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग लगे हैं बेटा, 3 उपसर्ग लगे हैं, देख लेना, दुर, वी और अव। प्रत्याशित, प्रत्याशित में लगा है ए उपसर्ग और प्रति, और आशित क्या है, इसका मूल शब्द है। सुसंगठित में बना है आपका सु और सम से मिलकर क्या बना है, आपका सुसंगठित बना है। अप्रत्यक्ष में आपका लगा है ए और प्रति, और अक्स, अक्स क्या है, इसका मूल शब्द है। तो ये थे आपके उपसर्ग जो, जिसमें एक से अधिक उपसर्ग वाले जो शब्द आते पूछे जाते हैं आपसे। ये आगे बात करें प्रत्यय, उपसर्ग समझ गए कौन से होते हैं, उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, और एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे बाद में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से क्रियापद या नया शब्द बन जाता है। प्रत्यय के भेद आपको ध्यान से देखना है। प्रत्यय के जो भेद है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत एक तरह से, कृत को ऐसे समझो क्रिया, यानी कि जो जिस शब्द से आपको ये लगे कि हाँ ये क्रिया है, कृत प्रत्यय उसी में लगेंगे। बाकी आपके बच गए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इसमें जो प्रत्यय लगेंगे वो कौन से होते हैं बेटा, वो आपके तदित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय से आप लोग क्या समझते हो कि कृत प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। कृत प्रत्यय का अर्थ होता है कि जो शब्द, जो प्रत्यय किस में लगते हैं, क्रिया के अंदर लगते हैं। किस में लगते हैं बेटा, क्रिया या कर्म में जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तदित प्रत्यय कौन से होते हैं, तदित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप तथा धातु के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण, अवयव आदि शब्द बनाए, उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। पहले भी बता दिया था मैंने कि क्रिया के मूल रूप को, जब मैंने क्रिया करवाई थी वहां पर बताया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। जैसे खा से बना खाना,
चलना से चल से बना चलना, पढ़ से बना पढ़ना। तो ये क्या है, पढ़, खा, चल, ये क्या है, मूल धातु है। यानी कि इसमें ना प्रत्यय लगने से फिर क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है। आगे देखें, जैसे झगड़ालू, खिलौना, तो इसमें क्या है, ये झगड़ालू है और खिलौना है, ये इसमें क्या है, कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तदित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अवयव के पीछे लगते हैं, वो कौन से होते हैं, तदित प्रत्यय होते हैं। पहचान कैसे करनी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में प्रयोग होगा और तदित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और जो अवयव होते हैं उनके पीछे लगता है। जैसे लुटेरा, लू और एरा, मूल शब्द क्या है इसमें, लू, और एरा क्या है इसमें, प्रत्यय, तो इससे क्या बना है, लुटेरा बना है। और एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय के जब आप लोग टुकड़े करते हो, क्या करते हो, टुकड़े, तो दोनों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का सार्थक अर्थ होना चाहिए। और एक आपको शब्द को आपको शुद्ध लिखना आना चाहिए, तभी आप क्या पकड़ पाओगे, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि की पहचान कर पाओगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा लुटेरा, लू और एरा, एग्जामिनर में क्या दे दिया जाता है आपको, यहाँ पर एरा ऐसे भी दे दिया जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो शुद्ध शब्द होते हैं कैसे बनते हैं, किन मात्राओं के लगने से ये बनते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अगर हम एरा, मान लीजिए यहाँ पर आपका हो जाता, क्या हो जाता, एरा, और लुटेरा जब हम इसको बनाते पूरे को तो यहाँ पर डबल मात्रा हो जाती, ये किसकी मात्रा हो जाती, आई की मात्रा हो जाती। लेकिन हमको पता है कि लुटेरा ऐसे लिखा जाता है कि एक मात्रा उसके ऊपर आती है, तो एरा के ऊपर क्या नहीं आएगा, जो ये मात्रा आपको देखने को मिलती है ये एरा के ऊपर नहीं आएगी। कहने का मतलब है बेटा, आपको शुद्ध शब्द की पहचान होनी जरूरी है, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय और आपकी संधि में जरूर काम आते हैं। आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तब बताऊंगी आपको, बिल्कुल आपके एग्जाम में पता है स्टेट में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है और बच्चा उसी को कैच नहीं कर पाता। नीचे क्वेश्चन है, उनके थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप इनको पकड़ सकते हो। आगे देखते हैं सपेरा, सपेरा यानी कि सांप और एरा से मिलकर क्या बना है, सपेरा बना है। एरा, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि एरा हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, इसके ऊपर जो ये मात्रा आती है ये अशुद्ध होता है, ठीक है। एरा कैसे लिखा जाता है, ऐसे। खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी, क्या बना है इसमें, खेल प्लस आड़ी से क्या बना है, खेलना बना है। तो ये कौन सा प्रत्यय है बेटा, ये आपका कृत प्रत्यय है। ऊपर जो आए थे लुटेरा और सपेरा, ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अवयव है। तो इनमें कौन सा प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है। लेकिन खिलाड़ी, खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है, खेल है, और आड़ी क्या लगा है, इसमें प्रत्यय लगा है, तो क्या बना है, इससे खिलाड़ी बना है। और खेल यहाँ पे मूल शब्द है, खेलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया किस में प्रयोग होती है, कृत प्रत्यय में। हमेशा कृत प्रत्यय कहां पर लगते हैं, जहां पर क्रिया होती है। घुमाओ, इसमें मूल शब्द क्या है, घूम है, और आव क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो घूमना, घूमना से क्या बना है, घूमना क्या है, क्रिया है, तो कृत प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है। घूमना ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, घूमना कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये मात्रा भी दे सकता है। तो आप लोगों को शुद्ध जो शब्द होते हैं उनकी पहचान होनी जरूरी है। आगे हम बात करें सौंदर्य, सौंदर्य किससे बना है, सुंदर में ए प्रत्यय लगने से क्या बना है, आपका सौंदर्य बना है। जो यह प्रत्यय, इस यह प्रत्यय की क्या पहचान है बेटा, यह प्रत्यय जिसमें भी प्रयोग होता है वो आगे वाले जो वर्ण है उसमें वृद्धि कर देता है। एक तो आपका होता है इक प्रत्यय और एक आपका होता है यह प्रत्यय, ये जहां पर भी लगते हैं ये अपने से आगे वाले शब्द में क्या कर, सॉरी, वर्ण में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो सुंदर क्या है, एक विशेषण है, और इसमें यह प्रत्यय लगा है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया, यहाँ पर तदित प्रत्यय हो गया। सुंदर कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तदित प्रत्यय प्रयोग हुआ है। पूजनीय, पूजा प्लस अनीय, पूजा और अनीय, तो पूजा क्या है, कार्य है, पूजा करते हैं ना हम, तो पूजा क्या है, एक कार्य है, और कार्य में हमेशा मैंने बताया है कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, कृत प्रत्यय प्रयोग होता है। पूजा, जो पूज्य है वो हमेशा ऐसे ही, पूज्य जब हम लिखते हैं बेटा वो तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब हम पूजनीय लिखते हैं तो वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखना है, शुद्ध अशुद्ध में आपसे पूछा जा सकता है, पूज्य आप लोग ऐसे लिखोगे और पूजनीय ऐसे लिखोगे। तदित प्रत्यय के 9 भेद माने जाते हैं, कितने प्रत्यय, सॉरी कितने भेद, 9 भेद। अप्रत्ययवाचक, भाववाचक, उन्नतावाचक, बहुवचनवाचक, कृतवाचक, गुणवाचक, स्त्रीवाचक, कर्मवाचक और सतरवाचक। ये क्या होते हैं बेटा, आपके तदित प्रत्यय के भेद होते हैं।
और तद्धित प्रत्यय के भेद में से आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछता है। अप्रत्ययवाचक से भी पूछा जा चुका है, भाववाचक से भी और उनतावाचक से भी आपसे क्वेश्चन बन चुका है। आगे देखते हैं इनको एक एक करके, इनमें क्या है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ये वे प्रत्यय होते हैं जिनके जुड़ने से शब्द के रूप में आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। यानी कोई शब्द है और उसका जो अंदर का रूप है वो बदल जाता है। कौन से प्रत्यय होते हैं बेटा, वो अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय हमेशा जो संतानवाचक होते हैं उनमें लगते हैं। क्या समझते हो कि परिवर्तन हो जाता है और मूल शब्द का अर्थ संतानवाचक हो जाता है। अप्रत्ययवाचक, मान लीजिए आपके एग्जामिनर में यही शब्द दे देता है अप्रत्ययवाचक, तो अप्रत्ययवाचक को आपको किससे पकड़ना है। अप्रत्ययवाचक जो तद्धित प्रत्यय है वो हमेशा क्या होता है बेटा, संतानवाचक होता है। जैसे ए, आयन, ए और ये क्या लिखा है, वसुदेव। वसुदेव से क्या बना है, इसमें हम अगर अ प्रत्यय लगा देते हैं वसुदेव में तो क्या बन जाता है बेटा, वासुदेव। राघव, जनक से जानकी, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, जनक से क्या बन गया आपका, जानकी। नर से आपका क्या बन गया, नर से क्या बन गया, नारायण। और कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ पे, आयन प्रत्यय लगा है। कुंती से बन गया कौनते, कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। मनु से बन गया आपका मानव, यदु से बन गया आपका यादव। गंगे, दशरथी से बन गया आपका, दशरथ से बन गया आपका दशरथी। पांडु से बन गया आपका पांडव, दीति से बन गया देते, मारुत से बन गया मारुति और अदिति से बन गया आपका आदित्य। तो याद रखना है कि जो अप्रत्ययवाचक जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा संतानवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे देखें, कृतवाच्य। कृतवाचक जो प्रत्यय होते हैं ये वे प्रत्यय जिनके जुड़ने से करने वाले का बोध होता है। कृत यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला। जैसे पाठक है, लिपिक है, लेखक है। एरा यानी कि सपेरा, ठटेरा, बसेरा आदि। जो कै प्रत्यय है किस में लगता है, पाठक में क्या लगा है, कै। लिपि में क्या लगा है, कै। और लेख में क्या लगा है, कै। तो ये क्या है, कार्य को करने वाले हैं। एरा जैसे कि सपेरा, ठटेरा, बसेरा, मैंने पहले भी बताया है। एरा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। आगे बात करें भाववाचक प्रत्यय, और अभी जो हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था वहां पर आपसे भाववाचक प्रत्यय से क्वेश्चन बना था, आगे दिखाऊंगी। भाववाचक प्रत्यय संज्ञा व विशेषण शब्द के साथ जिन प्रत्यय के जुड़ने से किसी भाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। आपने संज्ञा पढ़ी है ना, उनमें क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक ये वही है। जैसे आई से बना है लड़ाई, कठिनाई, चतुराई। आहट से बना है आपका चिकनाहट, कड़वाहट। भाववाचक प्रत्यय कौन से होते हैं बेटा, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। जो ट्रिक आपकी भाववाचक संज्ञा पर लागू होती है वही ट्रिक आपकी यहाँ पर लागू होती है। गुणवाचक प्रत्यय यानी कि जिससे उसके गुण दोष का पता लगता है, जैसे कि वो घटिया है, बढ़िया है, सुंदर है, बदसूरत है, कैसा है। गुणवाचक प्रत्यय होते हैं कि जिन प्रत्यय के लगने से पदार्थ के गुण का बोध होता है, जैसे कि घटिया या बढ़िया। आकू में कौन सा, लड़ाकू में है आकू प्रत्यय, क्या बना है आपका, लड़ाकू और पढ़ाकू। आऊ में पंडित में कौन सा प्रत्यय है, आऊ। और उपज में कौन सा प्रत्यय है, आऊ। तो क्या बना है आपका, पंडिताऊ और उपजाऊ। आगे देखें, उन्नतावाचक। उन्नता, उन्नता का अर्थ होता है छोटा। उन्नता का क्या अर्थ होता है, छोटा। कि जिन प्रत्ययों में लगने से छोटेपन का बोध होता है, जैसे ई से बन गया आपका टोकरी, खुरपी, घंटी। री से बन गया आपका कोठरी, छतरी। यानी कि छोटे क्या कर देते हैं, ये शब्द को छोटा कर देते हैं। स्त्रीवाचक प्रत्यय, आप लोग समझ रहे होंगे कि स्त्रीवाचक प्रत्यय कि जिनमें स्त्री का जाति का बोध होता है वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। बहुवचनवाचक प्रत्यय वही होते हैं जिनसे हमें बहुवचन का बोध होता है। क्रमवाचक प्रत्यय में क्या आता है कि क्रमवाचक प्रत्यय में जैसे कि क्रम देखने को आपको मिलेगा, जैसे कि पांचवा है, सातवां है, दूसरा है, तीसरा है आदि। सतरबोधक प्रत्यय कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, उच्चतर, उच्चतम। जो ये पढ़े थे हमने विशेषण के जो अन्य जो टाइप आई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो वही है बेटा यहाँ पर उच्चतर और उच्चतम। स्तरबोधक प्रत्यय क्या है कि जो प्रत्यय विशेषण के साथ जुड़कर उनके स्तर को तुलनात्मक दृष्टि से प्रकट करते हैं, जैसे तम और तर। मैंने बताया था उच्चतर और उच्चतम, ये क्या होते हैं, जिस भी शब्द में आपको तर या तम प्रत्यय देखने को मिल जाए समझ लेना वो कौन सा प्रत्यय है, आपका सतरबोधक प्रत्यय है।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके सबसे पहले आता है कि प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो आपको चुनना है। ई प्रत्यय, ई प्रत्यय में ई प्रत्यय किससे बना है? द्रौपदी से, जानकी से, वाल्मीकि से। यह प्रत्यय आपका किससे बना है? महात्म्य, वेधव्य, पौलतस्य। तर से बना है आपका महतर, वृहतर, दृढ़तर। ए से बना है आपका भागिन्य, पाथ्य और व्यंत्य। अब इसमें देखो आप, सबसे पहले तो आप शुद्ध शब्द की पहचान करो। शुद्ध शब्द कैसे लिखा गया है? जैसे आपका महात्म्य ऐसे लिखा जाएगा, वेधव्य ऐसे लिखा जाएगा और पौलशत्य ऐसे लिखा जाएगा। महतर ऐसे लिखा जाएगा, वहतर ऐसे लिखा जाएगा और दृढ़तर ऐसे लिखा जाएगा। भागिन्य ऐसे लिखा जाएगा, पाथ्य ऐसे लिखा जाएगा और व्यंत्य ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, द्रौपदी, जानकी और वाल्मीकि, ये शब्द तो सही लिखे हैं बेटा। यहाँ पर क्या बता रही हूं मैं, ये शब्द तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। गलती आपको कहां पर दी जाती है? यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। जो ये आगे वाले जो आपको प्रत्यय या उपसर्ग दे दिए जाते हैं, वहां पर आपको गलती दी जाती है। अब इसमें देखो, द्रौपदी, जानकी और वाल्मीकि, ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं। क्या है? ये तीनों शब्द बिल्कुल शुद्ध हैं। पकड़ने वाला बच्चा बिल्कुल 1 सेकंड में पकड़ जाएगा, और नहीं पकड़ने वाला बार बार इनको आगे पीछे ऐसे घुमाता रहेगा और समझ में ही नहीं आएगा कि ये बना है तो बना कैसे है। आप लोग देखो, देखो यहाँ पर देखो, द्रौपदी में बड़ी ई की मात्रा है, जानकी में बड़ी ई की मात्रा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि में आपको कहीं पर बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है? नहीं। आप वर्ण जो, सॉरी, जो हमारे स्वर होते हैं उसकी एक ही कोई मात्रा नहीं होती। बाद में जो आपके वर्ण, सॉरी, स्वर आते हैं उनकी सबकी मात्राएं होती हैं। तो ई की मात्रा एक होता है आपका छोटी ई और एक होता है आपका बड़ी ई। छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे लगती है, और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। और यहाँ पर आपसे कौन सी ई दी गई है बेटा? यहाँ पर आपसे बड़ी ई दी गई है। तो द्रौपदी में बड़ी ई की मात्रा आपने देख ली, जानकी में देख ली, लेकिन वाल्मीकि में कहीं पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है? नहीं। तो यही क्या है? आपका ऑप्शन गलत है। अब आप पकड़ गए। अब आप ये जो 3 नीचे शब्द दिए गए हैं, ये तर और ए के, इनके देख लेना ये कैसे लिखे गए हैं। आपसे पूछा, अगला हो सकता है कि अब की बार यहाँ से कोई शब्द उठाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा मतलब शुद्ध है या इसमें से कौन सा अशुद्ध नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बन सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर्सन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला भी बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, अगले पर्सन में भी देखना। निम्न में से असंगत चुनना है, वहीं इसमें से कौन सा गलत है? अलंकार संज्ञा में एक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण शब्द की रचना हुई है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब अलंकारिक शब्द को देखते हो तो यहाँ पर एक ऐसे नहीं, ये वाला एक नहीं पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? ये एक पूछा गया है। तो यहाँ पर अलंकार में क्या है कि अलंकार संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण की रचना हुई है। तो यहाँ पर आपसे छोटी एक पूछा गया है, तो छोटे की मात्रा लगने से ये बिल्कुल ठीक हो गया। समकाल में समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय लगने से इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण बना है। आगे देख लेते हैं एक बार। संचय संज्ञा शब्द में इत प्रत्यय लगने से संचित शब्द बना है। पुस्तक संज्ञा शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ने से पुस्तकीय शब्द बना है। अब आप लोग देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है? संचय दिया गया है बेटा, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इत प्रत्यय लगा है। छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पुस्तक, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई, यानी कि बड़ा ई ये पूछा गया है, तो पुस्तकीय में बड़ी ई की मात्रा है। बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखो आप लोग, समकाल जो शब्द दिया है आपसे, संज्ञा जो भी दी गई है, इसमें इन प्रत्यय लगा है, यहाँ पर तो छोटा दे दिया, लेकिन यहाँ पर मात्रा क्या लगा दी? बड़ी लगा दी। तो आपका ऑप्शन यही क्या हो जाएगा बेटा? गलत है, हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटी सी क्या दी जाती है आपके एग्जाम में? छोटी सी मिस्टेक दी जाती है, गलती दी जाती है, और बच्चा पकड़ने वाला तुरंत पकड़ जाएगा और नहीं पकड़ने वाला पेपर को हल करता रहेगा, मतलब करता ही रहेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ठीक और कौन सा गलत है। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है? गलत पूछा गया है। अन्य, दर्शन, दर्शनीय, पठनीय और रमणीय, ये वैधुर्य, क्षेत्रीय, पाथ्य, एक एक सामासिक, नैष्ठिक,
पारंपरिक। ई दशरथी, मारुति और वाल्मीकि। जो ये वाले जो ये आपके आए हैं, ये मैंने क्या बताया था, जो अप्रत्ययवाचक जो पढ़ते हैं ये वही है बेटा, दशरथ, मारुति और वाल्मीकि, ये क्या है आपके अप्रत्ययवाचक पढ़ते हैं। अब इसमें से कौन सा गलत है वो देखना है आप लोगों को, कौन सा गलत है वो देखना है। जैसे अन्य, दर्शन, पठन और रमण, इसमें अन्य प्रत्यय लगने से बना है, बिल्कुल ठीक है। इक, सामासिक, नेस्टिक और पारंपरिक, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा आपसे पूछी गई है, ये भी ठीक है। ई, यहाँ सभी में आपको छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है, ये भी ठीक है। लेकिन ये प्रत्यय वैधुर्य, क्षेत्रीय और पाथ्य, क्षेत्रीय में कोई भी यह प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपसर्ग की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। क्या पूछा गया है कि उपसर्ग की दृष्टि से असंगत यानी कि अनुचित, गलत यहाँ पर पूछा गया है। पर्यंक, पर्यवेक्षण, पर्यसुक, औपनिषदिक, औपचारिक, उपालंब। आदित्य, आधिकारिक, आधिपत्य। आगे देखें अन्वेषक, अनुष्ठान और अन्वित। देखते हैं, देख क्या दिया गया यहाँ पे, सब में क्या है, प्रत्यय है, पर्यंक में भी, पर्यवेक्षण में भी और प्रयुत्सुक में भी। औपनिषदिक, औपचारिक और उपालंब, ये भी ठीक है। इनमें उप और इक प्रत्यय, इनमें क्या है, ये जो 2 शब्द आए हैं इनमें उप प्रत्यय भी है और इक प्रत्यय इक उपसर्ग भी है। आदित्य, आधिकारिक और आधिपत्य। आप आधिकारिक शब्द को देखो, आधिकारिक शब्द को देखो, यहां पर इसमें क्या है, इक प्रत्यय है, उपसर्ग है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, इक प्रत्यय क्या है इसमें जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। क्या पूछा गया था कि उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। आदित्य, आधिकारिक और आधिपत्य, आदित्य, आधिकारिक और आधिपत्य, तो हाँ यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका, गलत हो जाएगा। इसमें आपका आ उपसर्ग भी है और इसमें क्या है आपका, इक क्या है, प्रत्यय भी है। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस शब्द में अ प्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो भाववाचक प्रत्यय मैंने बताया था वो आपसे पूछा गया है, और किस में अ प्रत्यय लगा है। राघव, पांडव, लाघव और मानव। राघव में भी क्या है, अ प्रत्यय लगा है, पांडव में भी क्या है, अ प्रत्यय लगा है, और मानव में भी क्या है, अ प्रत्यय लगा है। रघु प्लस अ, पांडु प्लस अ और मनु प्लस अ, ये क्या बने आपके, राघव, पांडव और मानव। लेकिन जो लाघव है, लाघव क्या है बेटा, लघु, लघु यानी कि किसी चीज को आप उसको लांघते हो, इस तरह से समझो, और ये क्या है, एक भाववाचक है, क्या है, ये एक भाववाचक है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, लाघव क्या हो जाता है आपका, भाववाचक प्रत्यय हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपका जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपके जो कॉमन पार्ट जहां पर 15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है बेटा, वहां पर तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और जो बच्चा टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है उसमें आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो आपके उपसर्ग और प्रत्यय से जरूर पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ताकि मैडम को हौसला मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।